लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बीजेपी पर सबकी नजरें हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई ऐसी बातें निकल कर आई। अभी कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। और अब उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी, एक पत्र जो कि उन्होंने अपनी सरकार से जवाब मांगते हुए लिखी, और जवाब ये मांगा कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का कितना पालन किया गया। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद से यूपी में एक बार फिर से खलबली मची हुई है। इसी तरह की बात कुछ दिनों पहले अनुप्रिया पटेल ने भी की थी, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, और उसके बाद से ही विवाद चल रहा था। और अब केशव प्रसाद मौर्य का ये चिट्ठी लिखना, अपनी ही सरकार से ये जवाब मांगना और उस विभाग से मांगना, उस मंत्रालय से मांगना, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत आती है। तो सवाल तो उठेंगे ही, सवाल उठ भी रहे हैं। इस पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी हैं। कबूल जी, लगातार हम देख रहे हैं जब से नतीजे आए हैं तब से ही मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, सब कुछ आपस में ठीक नहीं, यूपी बीजेपी में इस तरह खबरें आ रही हैं, और उसके बाद ये चिट्ठी आ जाना, कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन चुनाव नतीजे आए आने के बाद से, क्योंकि इस बार जो नतीजे आए हैं वही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में निराश करने वाले नतीजे रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी 71 सीटें और 62 सीटें जीती, उस उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। 80 क्लीन स्वीप का टारगेट था, 80 की 80 सीटें जीतना था। और निश्चित तौर पे इस तरह की प्रदर्शन आना उत्तर प्रदेश से बीजेपी को ये उम्मीद कतई नहीं थी कि इतना खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इस नतीजे ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और बीजेपी में के अंदर जो सतह में 2014 से जो चीज़ें दबी हुई थीं, खासतौर से 2017 के बाद से जो पार्टी के अंदर दबी हुई थी, वो सतह पे खुल के सामने आ गई हैं। आप देख लीजिए, तमाम बीजेपी के नेता, विधायक, सहयोगी दल के नेता जो है सवाल उठा रहे थे। अब तो केशव प्रसाद मौर्य भी, और खासतौर से जो प्रदेश कार्य समिति की आपने बात किया, अगर हम देखें तो वहाँ दो बातें होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अति आत्मविश्वास में बीजेपी की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, और संगठन का कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो है उपेक्षित होना, यही बीजेपी के हार का कारण बना है। तो मुझे लगता है, एक लाइन और बोली थी बड़ी दिलचस्प उन्होंने, कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है, और मेरा घर जो है कार्यकर्ताओं के लिए साथ काली मार्गदास का दरवाजा खुला है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनके, भले ही उन्होंने एक तरह से अगर देखा जाए तो उनका बयान जो है व्यवहारिक तौर पे तो बेहतर है, सही है, उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन जब सरकार, खास तौर से आप ये बात कह रहे हैं, और ये बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जिनके रिश्ते योगी आदित्यनाथ के साथ 2017 से कैसे रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, सब आदमी को जग जाहिर है। तो मुझे लगता है वहीं से दोनों के बीच में एक टसन की बातें, ये मनमुटाव की बातें सामने आने लगी, क्योंकि योगी केशव प्रसाद मौर्य इस चुनाव नतीजे आने के बाद से वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी शनिवार को जब कुंभ की तैयारियों के लेकर समीक्षक बैठक हो रही थी, उसमें भी शामिल नहीं हुए। और जिस दिन योगी केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया था कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, उसके दूसरे दिन ही चिट्ठी लिख रहे हैं, और तीसरे दिन जो है वो दिल्ली जो है आके जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तमाम कड़ियां दिख रही हैं। मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी बड़ी चर्चा भी रही। हाँ, निश्चित। केशव मौर्य जब भी दिल्ली आते हैं, वो कयासों का बाजार गर्म हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में। हाँ, लेकिन सौरभ भाई आप देखिए, इस बार जिस तरह से वो फ्रंट फुट पे हैं, वो लखनऊ में रहते हैं, तमाम जो है विधायकों के साथ वो मुलाकात करते हैं, तमाम सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी, और उन्होंने चिट्ठी लिखना 15 तारीख को चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन ये सारी रूप से कल सामने आती है लोगों के सामने। और जैसे ही वो चिट्ठी आती है, और चिट्ठी आने का समय जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है, और उसमें जिन बातों का जिक्र है, खासतौर से संविदा में जो आरक्षण का उठाया मुद्दा, इस चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो दर्द है, जख्म दिया है, वो दिया कि दलित और ओबीसी वोटों का छिटकना। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि आरक्षण को की क्या नियमों का जो संविदा में भर्ती हुई हैं उसमें पालन, क्योंकि एक बड़ी बात है कि आप देखिए कि जो संविदा में भर्तियां हैं, इसको लेकर एक बड़ा मामला बहुत समय से उठता चला आ रहा है। अपोजिशन भी कहता रहा है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के सहयोगी दल
अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद भी कहते रहे, लेकिन अब जो है इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब इनके कहने से ज़्यादा महत्व जब होता है जब केशव प्रसाद मौर्य खुद जो इस सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, ओबीसी चेहरा हैं पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और उनका अगर ये सवाल उठाना है, अगर ये सवाल वो कर रहे हैं अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये बातें सियासी तौर पे विपक्ष को एक हथियार देंगी। और दूसरी चीज़ है कि ये मुद्दा ऐसे समय उठा रहे हैं जब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। अगर विधानसभा का सत्र शुरू होता यानी कि विपक्ष को आपने बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है जो सरकार के खिलाफ घेरने के लिए, जो सरकार के खिलाफ एक अपोजिशन नैरेटिव बनाता रहा कि ये सरकार जो है दलित ओबीसी के खिलाफ है। अगर इस अगर उस सूचना में अगर ये रिपोर्ट आती है कि भर्तियों में दलित ओबीसी को जगह नहीं मिली या उनके उस तरह भागीदारी, क्योंकि आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक जो है उनका आरक्षण का मुद्दा अभी तक गर्म है। ऐसे मुझे लगता है ये जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन हो जाएगा। बिल्कुल। और जो आउटसोर्सिंग की भर्तियों का आप बता रहे हैं उसका आंकड़ा मैं बता दूं, 17 से 23 तक संविदा से 56,491 और आउटसोर्सिंग से 2,75,497 नौकरियां सरकारी विभागों में दी गई। आप देखिए कि ये जो नौकरियां हैं, ये नौकरियां किन विभागों में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में। संविदा कर्मियों की ज़्यादातर भर्तियां जो है स्वास्थ्य विभाग में हैं। नंबर 2 पे नगर निकाय, जो निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है उसमें। दूसरा है रोडवेज में कंडक्टर की जो है वो संविदा भर्तियां में बहुत बड़ी संख्या में होती हैं। तीसरा जो है ऑफिसियर, खासतौर से जो क्लर्क की भर्तियाँ हैं, इन तमाम भर्तियों में होती हैं। सफाई कर्मियों की भर्ती से है संविदा पे बहुत ज़्यादा होती है। आउटसोर्सिंग देखिए, आपने अभी जो आंकड़े बताए हैं सौरभ भाई, उसमें आप देखिए तो बहुत 3.25 लाख जो भर्तियां हैं, रोजगार मिले हैं, वो मिले हैं खासतौर से आउटसोर्सिंग के जरिए, यानी कि जो ठेका पर दे। हालांकि संविदा में तो आरक्षण का फार्मूला लागू है, लेकिन आउटसोर्सिंग में नहीं है। जब 2008 में मायावती की सरकार थी, मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने संविदा पे जो भर्तियां का फार्मूला है उसमें आरक्षण की प्रक्रिया को लागू कर दिया था। लेकिन उसके बाद से तमाम चीज़ें होती रहीं। संविदा पे कहा जाता रहा कि संविदा की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं होता है, लेकिन आउटसोर्सिंग में आरक्षण की प्रक्रिया भी नहीं। तो ये अपोजिशन के लिए हमेशा रहा है कि जो 3.25 लाख भर्तियां जो आउटसोर्सिंग या ठेका प्रथा के द्वारा भर्ती हुई हैं, उसमें क्या आरक्षण का पालन हुआ कि नहीं? क्योंकि हालांकि नियम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षण का पालन हुआ होगा, क्योंकि उसमें प्राइवेट जो थर्ड पार्टी है उसके थ्रू होते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आने के बाद ये बहुत बड़ा सवाल सरकार के लिए होगा। इस पर कबूल जी एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि आपने कहा भी कि जो हाल के लोकसभा चुनाव हुए उसमें साफ तौर पर देखा गया कि ओबीसी वोट भी छिटका बीजेपी से, और दलितों के बीच एक बड़ी संख्या रही जिन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को वोट किया, जिनको बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद वो उनको वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, या इससे पहले अनुप्रिया पटेल का बयान रहा हो, या संजय निषाद का, क्या ये नेता इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि ये जो छटका हुआ वोट है वो वापस आ सके, या फिर इसके पीछे जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मनमुटाव है, इस तरह की बातें जो आ रही हैं वो कारण है? दो चीज़ें हैं। आप देखिए, जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं वो तमाम नेता जो हैं ओबीसी, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, ये तमाम नेता जो हैं ओबीसी हैं। निश्चित तौर पे जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिन तमाम गैर यादव ओबीसी, गैर जाटो दलित वोट को बीजेपी जोड़ के उत्तर प्रदेश की सत्ता में 15 साल का वनवास तोड़ के 2014 में आई थी, फिर 17 में उसने प्रचंड बहुमत के साथ, अब तक के इतिहास में इतनी ज़्यादा सीटें जीतकर कोई नहीं आई। इस तरह से जीत के सीटें आना निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक मजबूत रहा, और इसी फार्मूले पे बीजेपी 2022 का भी चुनाव जीती, 2019 का भी चुनाव जीती। जब सपा बसपा एक हुए थे तब भी ये फार्मूला बीजेपी का हिट रहा। लेकिन 2024 के चुनाव में इसमें खासतौर से जो सोशल इंजीनियरिंग थी बीजेपी की, ये सेंध लगी। और इसमें दरअसल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी का नुकसान हुआ है, जो सहयोगी दल थे उनकी भी राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए। अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें मिली थी, उनकी 1 सीट जीती हैं, वो भी बड़ी मशक्कत के साथ जीती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि संजय निषाद, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। और दूसरी तरफ खासतौर से जिस समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक गैर यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स को स्टेब्लिश किया गया था, वो वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। और ये खासतौर से गैर यादव ओबीसी के कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य और निषाद वोटों का जो है बीजेपी सपा की तरफ जाना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन तमाम दलों को, केशव प्रसाद मौर्य तक को वो हिला के रख दिया है। एक तरफ तो ये कि इनकी राजनीति भी
को झटका लगा है। दूसरी तरफ इस मुद्दे ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि एक सवर्ण समुदाय से आते हैं, तो इनको भी लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी था वो ओबीसी के नाम पे जुटा हुआ था। अब इनको लग रहा है कि इस मुद्दे के आधार पे उनको चुनौती दी जा सकती है, तो वो इधर मतलब एक तरह सवाल खड़ा करना। और ये मुद्दा एक ऐसा होता है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, जहाँ बीजेपी से लेकर आरएसएस तक जो है उसमें हाथ डालने से बचते हैं, क्योंकि वो ऐसा आग है जो थोड़ी सी अपडेट में पूरा हाथ जला सकता है बीजेपी का। अब इसमें सबसे बड़ा देखने वाला कबूल ये होगा कि सरकार इसका जवाब किस तरीके से देती, क्योंकि आपने कहा कि विपक्ष का भी यही नैरेटिव था, और अब क्योंकि सियासी मजबूरी भी है जो बीजेपी या बीजेपी से जुड़े ओबीसी लीडर्स हैं उनकी, कि वो इस तरह के मुद्दे उठाएं, तो ऐसे में सरकार क्या स्टैंड रहने वाला है? योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरह के जवाब देगी? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि अब सरकार को जवाब देना है कि भर्तियां हुई हैं कि नहीं, किस तरह का पालन है, अब वो सरकार देखती है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार और पिछले साल भी अगस्त में इस तरह की डिमांड की थी, तो मुझे लगता है कि उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया गया था, ये कह दिया गया था कि ऐसे कोई डाटा नहीं है। तो मुझे लगता है एक तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है। दूसरी तरफ यह है कि ये अगर ये भी कहना, और क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, तो अपोजिशन को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। जो अपोजिशन अभी चुनाव जीतने के बाद जिसके हौसले बुलंद हैं, जो बहुत ज़्यादा आक्रामक मूड में है, सरकार को हर चीज़ पे घेर रहा है और कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, 100 लाओ, मानसून ऑफर है 100 लाओ और सीएम मतलब सरकार बनाओ। तो मुझे लगता है इस तरह की जब समाजवादी पार्टी का तेवर था, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी के अंदर जो अभी तक दबी थी, जो अंतर विरोध था वो दबा हुआ था, वो सतह पे आ गया है। और तमाम बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं, तमाम जो है सहयोगी दल उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। अब इस जो पूरा एक तरह से इस समय का जो स्थितियां हैं, इससे बीजेपी कैसे निपटती है, ये निपटना बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। अगर बीजेपी इससे पार पाती है तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत ही वो होगा, क्योंकि बीजेपी पे एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि वो सवर्णों की पार्टी रही है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ ये है कि इस नैरेटिव को तोड़ना, और ख़ासतौर से जब अपोजिशन संविधान बचाने वाला नैरेटिव, दलितों को और जोड़ लिएगा, ओबीसी, तो मुझे लगता है ये। और दूसरी तरफ जो है चुनौती देने वाली बात है, केशव प्रसाद मौर्य इस बार बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे। 2017 से ये बात कही जा रही थी उनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ 36 के आंकड़े चल रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की दिखती नहीं थी। लेकिन पहली बार जो है वो सार्वजनिक दिख रही है और फ्रंट फुट पे केशव प्रसाद मौर्य खेल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये फ्रंट फुट पे आना, तो क्या अब देखना है कि कौन दो अपने कदम पीछे खींचता, क्या केशव प्रसाद मौर्य अपने कदम पीछे खींचते हैं, या फिर पिछली बार की तरह 2022 के चुनाव से पहले जिस तरह से आरएसएस ने हस्तक्षेप किया था और वह करके फिर दोनों के बीच में एक बेहतर केमिस्ट्री बनाती है। तो मुझे लगता है वही उसका इंतजार है। बिल्कुल देखने वाला होगा कि खासतौर पर केशव मौर्य का ये जो सवाल है, इस पर योगी सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि सदन भी शुरू होना है, यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विपक्ष भी इस पर हंगामा करेगा, तो सबकी नज़र रहेगी कि इसका जो डेटा है वो क्या सामने आता है, सरकार क्या जवाब देती है। और जाहिर सी बात है, जो नैरेटिव की बात है, चाहे संविधान वाली हो, चाहे आरक्षण वाली हो, ऐसे तमाम मुद्दे जिन पर सरकार को चीज़ें अपने पक्ष में करने के लिए काम करने होंगे, और वो कर भी रही है। मगर फिलहाल जब इस तरह के सवाल उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि घिरेगी भी। तो इस घिरने और इस बचने के बीच क्या जवाब निकल के आता है, ये देखने वाला हो। जो भी आप होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।